वेलकम टू केजी क्लब। आज हम लोग इग्नू की हिस्ट्री की बुक EHI 3 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। 24 सितंबर को एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने सोचा इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ उसका ओवरव्यू भी मैं देता हुआ चला जाऊँगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने में हेल्प करेंगे। EHI 3 है, कोर्स कोड है ये, और कोर्स टाइटल है इसका इंडिया फ्रॉम 8th to 15th सेंचुरी। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रेरियन सेटलमेंट्स इन द अर्ली मेडाइवल पीरियड, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कृषि बस्तियाँ। मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया है ताकि दोनों मीडियम वालों को इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो एग्रेरियन सेटलमेंट इन द अर्ली मेडाइवल पीरियड, ब्रह्मदेय एंड अग्रहार, ये दो चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब अर्ली मेडाइवल पीरियड जब शुरू होता है और जब दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हो जाता है तो उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर के ढेर सारे सेटलमेंट्स लाए, जिसमें उन्होंने एग्रेरियन एक्सपेंशन किया। एग्रेरियन एक्सपेंशन मीन्स एग्रीकल्चर का विस्तार। एग्रीकल्चर का विस्तार कैसे किया उन्होंने? तो जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड थे उसे तो उन्होंने कल्टीवेशन के अंदर लाया ही, उनमें उपज शुरू किया। साथ ही साथ जो जंगल वाला रीजन था उसका भी उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, उसका भी एग्रीकल्चर उसमें भी शुरू कर दिया। इससे उनका एग्रीकल्चरल का विस्तार हुआ। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड भी था। अब अर्ली मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि जो भी एग्रीकल्चर का भार दिया जाता था, किसी लैंड में कल्टीवेशन का भार दिया जाता था, वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था, क्योंकि लगता था कि ब्राह्मण को अगर हम दान देते हैं तो हम पाप से हमें मुक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। तो जो भी अच्छे अच्छे लैंड थे वो ब्राह्मण को दिया गया। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें ये सब दिख रहा है, ठीक। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्रीकल्चर के बने उसमें थे आपको ब्रह्मदेय और अग्रहार, ठीक। ब्रह्मदेय वो था जो लैंड ब्राह्मण को दिया जाता था कल्टीवेशन करने के लिए, कि ब्राह्मण को एक अच्छे से जहाँ पे इरिगेशन का फैसिलिटी हो वहाँ पे ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था, अच्छे जगह पे लैंड दिया जाता था ताकि ब्राह्मण वहाँ पे उपज कर सके। मतलब ये समझे कि अच्छी लैंड ब्राह्मण को दिया जाता था। और अग्रहार था जो टेम्पल लैंड होता था, जो एक टेम्पल के अंदर कुछ एकर्स बहुत सारे ज़मीन से दे दिया करते थे, और वो उसका जो भी रेवेन्यू होता वो टेम्पल खुद रखते थे, उस एरिया का जो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो ब्रह्मदेय समझ गए वो लैंड जो ब्राह्मण को दिया जाता था, और टेम्पल और अग्रहार हो गया वो लैंड जो टेम्पल या मंदिरों को दिया जाता था। बस यही दो चीज़ आपको समझना है। ये है पहला क्वेश्चन। हाँ, ये दोनों गया तो ब्राह्मण को ही। तो पहले ये समझिए कि जितना भी खेती से रिलेटेड काम होता था वो ब्राह्मण को ही लोग दिया करते थे। अच्छे अच्छे खेत तो खास करके ब्राह्मण के हाथों में ही होता था। दूसरा क्वेश्चन है राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स इन अर्ली मेडाइवल पीरियड। तो मध्ययुगीन काल में शहरी केंद्रों का उदय। तो आप समझिए शहर कब बनेगा? शहर तब बनेगा जब लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचेंगे और नए नए दूसरे ऑक्यूपेशंस लाएंगे। जैसे आप मेटलर्जी का काम हो गया, क्वाइनेज का काम हो गया, कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्री खोले गए। और सबसे बड़ी बात, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो जिस जगह होगा वहाँ पे अर्बन सेंटर खुद ब खुद खुल जाएगा। तो इसमें आप लोग थोड़ी खुद का भी सोचिएगा कि अर्बन सेंटर कैसे डेवलप हुए, ठीक है। तो इसी तरह से शहरी केंद्रों का उदय होता है, जहाँ पर वहाँ के शासक रहते थे, पंडित सब रहते थे, ब्राह्मण्स रहते थे। मंदिर ब्राह्मण्स थे क्योंकि वहाँ मंदिर था। वहाँ पे ढेर मार्केट्स आए, वहाँ पे लोग खरीद बिक्री के लिए आते थे। तो जाके वो एरिया अर्बन सेंटर्स के तौर पे सामने आया। और जैसे ही अर्बन सेंटर्स आए तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आएंगे। इसमें कम्युनिकेशंस का साधन आएगा, कुछ पोर्ट टाउन्स बनेंगे जहाँ से ओवरसीज़ ट्रेड होगा, मतलब वो महासागरीय ओवरसीज़ ट्रेड जिसको बोलेंगे, दूसरे देशों के साथ समुद्री व्यापार, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है तुर्की सक्सेशन अगेंस्ट राजपूत। राजपूतों के खिलाफ तुर्की उत्तराधिकार। अब ये है कि राजपूत, तुर्की के आने से पहले यहाँ राजपूत का शासन था, इंडिया में राजपूतों का शासन रहा था। लेकिन
बात ये है कि तुर्क लोग कैसे राजपूत को हरा करके यहाँ पे अपना स्थापत्य कायम रखे या शुरू किए। तो ये सबसे पहला बात होगा कि तुर्क यहाँ पे जीते कैसे, तो उन्होंने राजपूतों को हराया। तो राजपूत को हराने का क्या मेन रीजंस था, क्योंकि देखिए यहाँ इंडियन रूलर्स जो थे, यहाँ के जो शासक थे, उनका सेंट्रल अथॉरिटी बहुत कमज़ोर होते थे, बहुत पावरफुल था नहीं। उनको बाहरी कि ये लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि बाहरी कोई आक्रमण करेगा। सबसे पहली बात ये है, ये लोग कभी सोचते नहीं थे कि बाहरी इंसान, बाहरी कोई यहाँ हमें आक्रमण करेगा। उसको वो हमेशा कम वैल्यू में रखते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कमज़ोर सेंट्रल और केंद्रीय अथॉरिटी कमज़ोर था, आपस में यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था, है ना। जो भी बाउंड्री का एरिया था जो कि दूसरे देश से जुड़ता था, उस पे ये लोग ध्यान नहीं देते थे। और आप लोग तो जान ही रहे हैं जहाँ से तुर्क आए, हाँ, सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, है ना, ये सारे जगह के लोग योद्धा लोग कहलाए। ये सब योद्धा थे, ये युद्ध लड़ने में काफ़ी माहिर होते थे। अगर इन लोगों का युद्ध का प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा होता था तो इन लोगों ने आसानी से राजपूतों को हरा के अपना स्थापत्य कायम कर लिया, ठीक, क्योंकि इंडिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रोल ऑफ इक्ता सिस्टम इन दी कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत। सल्तनत के एकीकरण में इक्ता प्रणाली की भूमिका। अब बात ये कि इक्ता सिस्टम था क्या, पहले हम ये देखते हैं। तो जितने भी लैंड रेवेन्यू का काम दिया जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम में, वो इक्ता सिस्टम के अंदर आता था। इक्ता सिस्टम दिया किसको जाता था, तो ये सोल्जर्स को दिया जाता था, ऑफिशियल्स को दिया जाता था, और जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर कोर्ट में रहते थे उनको दिया जाता था। वो सबको ये लैंड दिया जाता, वो लोग इसका लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और ख़ुद भी यूज़ करते थे और सेंट्रल अथॉरिटी को ये सौंपते थे, ठीक। तो ये था इक्ता सिस्टम। तो इससे एकीकरण कैसे आया। अब देखिए, एक राजा है, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को इक्ता में बांट दिया कि यहाँ का इक्ता आपका, यहाँ का इक्ता आपका। अब सब मिलकर के लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन कर रहे हैं और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में दे रहे हैं। अब क्या है कि सबको बराबर में बांटा गया है, ऑफिशियल्स को बांटा गया है, तो वो लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के या कोई बिना किसी डिससेटिस्फैक्शन के वो सारे काम ईमानदारी से करते थे। ऑफिशियल्स थे, सब राजा के आदमी होते थे, तो एक आराम से काम हो जाता था, ठीक है। अब देखिए, इक्ता सिस्टम में हुआ क्या। इक्ता सिस्टम को इल्तुतमिश ने ये इंस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया कि हाँ, इक्ता सिस्टम अब यहाँ हमारे राजकाज में कायम होगा, ठीक। इक्ता सिस्टम काफ़ी ज़ोर शोर से चलने लगा। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम में इक्ता सिस्टम जो था, इक्तेदार जो इक्ता सिस्टम चला, इक्ता का हेड होते थे इक्तेदार, उनको सैलरी दी जाती थी। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आए तो उन्होंने इक्तेदारों को हेरेडिटरी बना दिया और वो इक्ता से अपना सैलरी निकाले, और नए जो इक्ता आएंगे वो उसी फैमिली के होंगे। सबसे बड़ी बात वो ये है कि उन्हीं का जो वंशज है वो नया इक्तेदार बनेगा। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये आपका इक्ता सिस्टम का हल्का फुल्का जो भी था इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। देखिए, आप लोग को समय कम है तो कम से कम इंटरनेट पे आप इसे देख लें, हो सके स्टडी मटेरियल है तो आप उसमें भी इन सारे टॉपिक्स को देख लें। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने यहाँ जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना वाजिब है कि पूछेगा ही, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ म्यूजिक इन द प्रोविंशियल किंगडम, 5वां क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ म्यूजिक इन द प्रोविंशियल किंगडम इन द 13th एंड 15th सेंचुरी। तो म्यूजिक कब से शुरू होता है। जैसे देखिए, आमिर खुसरो जो अर्ली मिडाइवल पीरियड में कोर्ट में रहते थे, हाँ, सल्तनत के कोर्ट में, तो सबसे पहले उन्होंने संगीत को काफ़ी आगे बढ़ाया। अब जैसे मिडाइवल पीरियड में संगीत रत्नाकर आया, ये 264 राग में बटा हुआ था संगीत रत्नाकर। तो इनसे क्या हुआ कि संगीत पॉपुलैरिटी बढ़ी। गुजरात में संगीत का जो लेसन है वो है, गुजरात में जो संगीत का लेसन है वो है संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर में इंडियन म्यूजिक को डिवाइड किया गया है हिंदुस्तानी में और कर्नाटक स्टाइल। ये 2
तरीके का म्यूजिक बांटा गया है, एक हिंदुस्तानी, दूसरा कर्नाटक स्टाइल, और ये संगीत सुधाकर से ही बांटा गया है। गुनियत उल मुनाया ये पर्शियन वर्क है, ये इंडिया का पहला पर्शियन संगीत वर्क है, गुनियत उल मुनाया। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसे नोट कर लेंगे। अब राग राग तनांगिरी, ये जौनपुर में शुरू होता है और उससे जौनपुरी म्यूजिक, हाँ, सिंध, भैरवी, ख्याल, कालावंती ख्याल, ये सारे चीज़ किससे आते हैं? राग सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा लाया गया था ये सब। तो ये सब म्यूजिक के इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी है कि जैसे संगीत सुधाकर, ठीक है, दूसरा गुनियत उल मुनाया, राग तनकी और जौनपुरी, ठीक। 6th क्वेश्चन है, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी। देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको अर्बन सेंटर्स कैसे बना वो मैंने आपको इससे पहले बता दिया। अब 8th to 12th सेंचुरी में भी अगर अर्बन सेंटर्स बनता है तो स्टेप बाय स्टेप वही होगा जो मैंने आपसे इससे पहले बताया, ठीक। अब स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, 7वां क्वेश्चन है। देखिए भक्ति मूवमेंट शुरू होता है साउथ इंडिया से, और भक्ति मूवमेंट के शुरू होने का कारण है ब्राह्मणिज्म। देखिए ब्राह्मणों का जो अपना मोनोपोली था किसी भी लिटरेचर पे, वो ब्राह्मण खुद देखते थे, वो अपने लैंग्वेज संस्कृत में ही डील करते थे। तो ये सब चीज़ की वजह से जितने भी रिलीजियस पार्ट थे वो कॉमन पीपल से दूर रहते थे, ठीक। तो कुछ ऐसे गुरु उभर के आए जो चाहते थे कि जितने भी रिलीजियस मैटर हो वो आम आदमी तक समझे, वो उसको पढ़े। तो इसलिए उन लोगों ने भक्ति मूवमेंट लेकर के आया, जो कि आप मेनली कहेंगे कि ये ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा वो लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि बहुत हाई क्लास वाला यूज़ करता, जैसे संस्कृत और लोकल लैंग्वेज, वो सब लैंग्वेज समझ नहीं पाते थे। जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज लोकल पीपल बहुत कम समझ पाते, उस वक्त संस्कृत इसी तरह से ऊपर का लैंग्वेज था। तो बहुत सारे गुरु ऐसे आए जिन्होंने चाहा कि हम लोग रिलीजियस बातों को, धार्मिक बातों को इस तरह से लाए कि आम इंसान भी समझ सके। तो उसको लेकर के भक्ति मूवमेंट आया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट शुरू होता है तमिल रीजन में 6th to 7th सेंचुरी से। हाँ, जैसे अलवार और नयनार, ये सब नए नए कविता तमिल में आए जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटका में बासवन के द्वारा आया, महाराष्ट्र में जनान देव, नामदेव, तुकाराम, ये सब गुरु थे भक्ति मूवमेंट के। अब जैसे देखिए तुकाराम का एक स्टोरी है कि तुकाराम भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फास्ट अनटू डेथ किए थे, ठीक है, पूरा भूख हड़ताल कर दिए थे जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उनका जो भी लिटरेरी वर्क था उसको फेंक दिया गया था उच्च कास्टों के द्वारा पानी में। लेकिन बाद में बताया जाता है कि 13 दिन बाद भी जब वो पानी में मिला तो वो एक भी लिटरेरी वर्क जो था वो ख़राब नहीं हुआ था पानी के अंदर भी। तो ये बहुत ही जादुई लगा था सबको, ठीक। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में अवधी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, मैथिली में, ये सब में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। कबीर, गुरु नानक, रविदास, ये सब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत किए। अब 8वां क्वेश्चन है, नाडो एंड वलांडो इन साउथ इंडिया। ये सब साउथ इंडिया का रेवेन्यू जनरेट करने वाला गांव था, ये सब एग्रीकल्चरल लैंड वाला गांव था, और यहाँ से रेवेन्यू वहाँ साउथ इंडियन की गवर्नमेंट को या किंग को बहुत ज़्यादा मिलता था। तो नाडो और वलांडो, इसको भी आप एक बार सर्च कर लेंगे। टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजन्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अफकी एंड दक्खनी इन बहमानी। देखिए बहमानी साम्राज्य में 2 ग्रुप थे, एक थे अफकी और दूसरे थे दक्खनी, जिसको हम दक्खनी भी बोल सकते हैं। ये सब के बीच संघर्ष क्या होता है कि अफकी जो थे ये सेंट्रल इंडिया से आए थे, ईरान इराक से आए थे। हाँ, ये सब नए न्यू कॉमर्स थे बहमानी साम्राज्य में, और इन लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट कोर्ट में मिल गए थे। और दक्खनी जो थे ये यहाँ इंडियन के दक्खनी थे, वास्तव में सब के सब मुस्लिम थे, लेकिन दक्खनी जो थे वो इंडियंस थे और ये ओल्ड कमर्स थे, ये बहुत पहले आए थे। लेकिन जब बाद में दक्खनी का पावर अफ्रीकी में वहाँ के एम्पायर ट्रांसफ़र कर रहे थे तो ये दोनों के बीच अनबनी हुई और ढेर सारे सिविल वॉर इसमें शुरू हो गए, ठीक। अब डेवलपमेंट ऑफ हिंदी इन मिडाइवल पीरियड, 10वां क्वेश्चन है, हिंदी का डेवलपमेंट मिडाइवल पीरियड में कब शुरू हुआ। देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम में हिंदी उतना ऊपर तो नहीं उठा, लेकिन भक्ति मूवमेंट की वजह से हिंदी का
हिंदी आगे बढ़ा और भक्ति लीडर्स जितने भी थे वो सब हिंदी का यूज किया। तो ये हिंदी के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद देखिए ओवरसीज़ रूट इन 13 एंड 14 सेंचुरी। अब देखिए ओवरसीज़ रूट जो ट्रेड इंडिया से बाहर होता था, जो ट्रेड इंडिया से बाहर होता था कब, सल्तनत पीरियड में, उसको हम ओवरसीज़ कहेंगे। और ये समुद्र के द्वारा होता था। तो ये देखिए मेनली पहले ज़्यादातर तुर्किश तो आए थे सेंट्रल इंडिया से, तो समझिए पहला जो ट्रेड चलेगा वो सेंट्रल इंडिया की तरफ चलेगा, जैसे पर्शियन गल्फ में चलेगा, अरबियन और ईस्ट अफ्रीका तक चलेगा। और दूसरा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में चलता था, ठीक है, मलेशिया तरफ, ये सब समुद्र तरफ व्यापार होता था। और ये सब जगह से क्या क्या आता था, महंगे महंगे मोती आता था, हाँ, परफ्यूम आते थे, शराब आता था। ओवरसीज़ ट्रेड में मेनली ट्रेड यही सब होता था, ठीक। तो अर्ली मेडाइवल इकोनॉमी का 12वां क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ अर्ली मेडाइवल इकोनॉमी। अर्ली मेडाइवल इकोनॉमी क्या था? मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था का मेन टाइम तो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीज़ थे उसी से इकोनॉमी बढ़ रहा था। और दूसरा ओवरसीज़ ट्रेड, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब 13वां क्वेश्चन है, करेंसी सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में करेंसी सिस्टम क्या था? देखिए करेंसी ज़्यादा तो दिल्ली सल्तनत में करेंसी पर ज़्यादा काम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो पहले का करेंसी चल रहा था दिल्ली सल्तनत से पहले, जब मोहम्मद गौरी आए और यहाँ के राजपूत शासक को हराया, तो उस वक्त का जो कॉइन था, रुपया था, उस पर लक्ष्मी माँ का इमेज बना हुआ था, हाँ, बुल का इमेज बना हुआ था। तो यही सब कॉइन को आगे के दिल्ली सल्तनत वाले शासक भी आगे रखे, और उतना ये लोग वर्क ज़्यादा नहीं किए। इससे ये लगता है कि उन लोगों ने हिंदुइज़्म से इतना विरोध भी नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उसके कॉइन को ये लोग चला रहे थे। बाद में कुछ रफ स्पेस में दिल्ली राजा का नाम लिखा हुआ रहता था। बाद में टोकन सिस्टम लाया गया। टोकन सिस्टम तुगलक के द्वारा लाया गया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक टोकन सिस्टम लाए कि एक टोकन बनाए और मार्केट पर वो टोकन चलता था, ठीक। इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था टंक था और जीतल था। तो जीतल जो है वो टंक का 1/48वां भाग होता था। और इल्तुतमिश के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के बीच का जो रेशियो था वह 1:10 था, ठीक। ये हमने आपको बता दिया। मुद्रा प्रणाली। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? देखिए दिल्ली सुल्तान का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर कौन रहेगा? सुल्तान रहेगा। उसके बाद वजीर, प्राइम मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस को भी देखते थे। दीवान रियासत थे, जो कि फॉरेन अफेयर्स को देखते थे। सदर उस सुदूर थे, जो कि इस्लाम को देखते थे, इस्लाम के द्वारा लाया गया जो भी रूल था। दीवान अरीस थे, जो डिफेंस पावर को देखते थे। और काजी थे, जो लॉ मिनिस्टर को देखते थे। देखिए ये हमने आप लोगों को इन ब्रीफ बता दिया। एक बार आप लोग इंटरनेट से भी चेक कर ले, परसों एग्ज़ाम है, तो जितना आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, हु वेयर सामंत। सामंत कौन थे? सामंत वो बड़े बड़े लोग थे जो राजा के कोर्ट में काम करते थे। ऑफिशियल्स हो गए, मिलिट्री मैन हो गए, ये सब, और बड़े बड़े ज़मींदार हो गए। ये सबको बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था। और बदले में ये लोगों को समय समय पर राजा को आर्मी हेल्प की, मिलिट्री हेल्प दिया जाता था। सामंत क्या करते थे? अपना खुद का मिलिट्री रखते थे और उसे खिलाने के लिए उनके पास ज़मीन होती थी, तो वो अपना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरी पड़ती थी यहाँ राजा को, सुल्तान को, तो ये सामंत क्या करते थे? अपने पैसा से और मिलिट्री स्ट्रेंथ से सुल्तान का मदद करते थे। ये लोग सामंत हुआ करते थे, ठीक। अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है? नोट ऑन हीरो स्टोन। हीरो स्टोन क्या था? देखिए हीरो स्टोन अभी भी कम से कम 18-19वीं शताब्दी तक चला था, कि जो भी अच्छे महापुरुष हुआ करते थे उन लोगों का इमेज एक पत्थर पे उकेर दिया जाता था और उसको अच्छे से स्थापित कर दिया जाता था। ये हीरो स्टोन था। हीरो स्टोन पर नोट आता है लिखने के लिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। रेवेन्यू सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रेवेन्यू सिस्टम क्या था? देखिए इससे पहले तो हम लोगों ने देखा कि इक्ता सिस्टम लेकर के आए थे रेवेन्यू से जुड़ा। बाकी 2 इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम में जो पॉइंट आप एग्ज़ाम में ऐड करेंगे वो है उस्र जो टर्म है ये मुस्लिम पे लागू होता था। मुस्लिम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 ट्रेजरी में जमा करते थे, ठीक। और दूसरा था खराज हिंदू पे लागू होता था। और ये हम जितना वो हिंदू का उपज होता था उसमें या तो 1/10
1/10 से लेकर के हाफ प्रोड्यूस तक रेवेन्यू के तौर पे हिंदू को जमा करना होता था। तो उस्र और खराज ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म है दिल्ली सुल्तान के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक, 18वां क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ विमेन इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में विमेन का पोजीशन क्या था? देखिए, इन ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि विमेन का कंडीशन दिल्ली सल्तनत में अच्छा नहीं था। इन लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पे रखा हुआ नहीं जाता था। ये लोग सिर्फ घर का काम करते थे और इन लोगों को नीचे कैटेगरी में रखा जाता था। मतलब ज़्यादा जो कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विमेन के पास बहुत कम होता था। लेकिन ये बात अलग है कि रज़िया सुल्तान उसी वक्त बहुत ऊंचे पायदान पे चढ़ी थी। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो विमेन का कंडीशन क्या था? नीचे था। ठीक, अब 9th क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द अर्ली मेडाइवल एग्रेरियन इकोनॉमी। देखिए, एग्रेरियन इकोनॉमी से जुड़ा जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको पहले पार्ट में ही, इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में ही एग्रेरियन इकोनॉमी को दिखा दिया कि एग्रेरियन इकोनॉमी का कॉन्सोलिडेट विस्तार कैसे हुआ, किसको दिया जाता था, क्या क्या टर्म एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। ठीक, उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन है नायक और अयागार। देखिए, नायक और अयागार कौन थे? नायक वो लोग थे जिनको विजयनगर एम्पायर में भी मेन पोजीशन दिया जाता था, जैसे मिलिट्री पावर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो गया, ये सब में नायक को रखा जाता था दिल्ली सल्तनत पीरियड में। ठीक है, वॉरियर होल्डिंग उनके हाथ में होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो बहुत क्लोज रहते थे। और अयागार जो थे वो विलेज के हेड होते थे। ठीक, विलेज में एक फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिली मिलके अयागार बनाते थे और ये लोग विलेज रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे और उसे खुद के पास भी यूज़ करते थे और वो दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाते भी थे। ये हो गया आपका नायक और अयागार। अब देखिए 21वें क्वेश्चन में कुछ टर्म है। तांत्रिसिज्म क्या था, तांत्रिकवाद क्या था, चंगेज़ खान के बारे में, पर्शियन सोर्स, सल्तनत पीरियड के बारे में पर्शियन सोर्सेज क्या हैं, मंगोल्स जो सेंट्रल एशिया में उभरे उनका क्या रीजन था। ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार इंटरनेट से देख लें और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं 1 से लेकर 21 तक, ये सबको आप एक बार देखें और इसको आप लोग इंटरनेट या स्टडी मटेरियल से ज़रूर एक बार पढ़ लें। परसों एग्ज़ाम है तो आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।